नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति पर एक बार फिर आज चर्चा करेंगे। देखिए, जो शराब प्रकरण हुआ है, शराब पीने से इतनी सारी मौतें हुई हैं बिहार में, इससे नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ना लाजमी है। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी लागू की गई और उसके बावजूद इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, इसका साफ सा मतलब है कि नकली शराब बन रही है, घटिया शराब बन रही है, दूसरे राज्यों से शराब स्मगलिंग करके यहाँ पर लाई जा रही है और हालात और ज़्यादा बिगड़े हैं, सुधरा कुछ भी नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार कटिबद्ध हैं और अभी तक भी ये कह रहे हैं कि हम शराबबंदी से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन उन्हीं की पार्टी के कुछ विधायकों ने इस पर असहमति जताई है। उनकी पार्टी के विधायकों का मानना है कि इतने लंबे समय की शराबबंदी के बाद सरकार के राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, तस्करी बढ़ रही है, उसके बावजूद भी शराब पीने वालों की कमी नहीं आ रही है। मौका देखकर नकली और घटिया शराब बेचने वाले भी मैदान में आ गए हैं और इससे नुकसान लोगों का हो रहा है और छवि सरकार की खराब हो रही है। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने विधायकों से और महागठबंधन के उनके जो साथी हैं आरजेडी और कांग्रेस, उनसे भी इस बारे में राय मांगी है और उनसे ये जानने की कोशिश की है कि क्या शराबबंदी पर हमें अड़े रहना चाहिए या नहीं। इससे पहले हरियाणा में स्वर्गीय बंसीलाल साहब के समय में शराबबंदी लागू हुई थी, लेकिन वो कुछ ही साल के बाद हटानी पड़ी थी क्योंकि बहुत बुरा हाल हो गया था उसके बाद वहाँ पर। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस राज्य में शराबबंदी लागू की जाती है वहाँ पर लोग और ज़्यादा शराब पीने लगते हैं और घटिया घटिया शराब पीने लगते हैं। हालांकि मैं नीतीश कुमार की इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि जिसे जो पिएगा वो तो मरेगा, इसमें कोई गलत नहीं कहा है नीतीश कुमार ने। अलबत्ता जिस माहौल में उन्होंने कहा वो माहौल सही नहीं है। मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि सरकार को सड़क पर जो हेलमेट लगाकर चलते हैं लोग, उनके भी चालान काटना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि मेरी तो अपनी पर्सनल राय है कि जिसको मरना है मरने दो भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हो। लेकिन इन बातों से अलग हटके हम थोड़ा राजनीतिक मुद्दों पर चलते हैं। अभी जब शीतकालीन सत्र बिहार विधानसभा का शुरू हो रहा था तो नीतीश कुमार ने महागठबंधन के सभी विधायकों की, कांग्रेस की, आरजेडी की, वो औपचारिक तौर पर होता ही है, हर सेशन से पहले एक बैठक बुलाई जाती है और उसमें राय जानने की कोशिश की जाती है कि इस बार हमें क्या करना है, कैसे करना है। खैर कोई बात नहीं, उसके बाद बैठक भी हो गई और उसी बैठक में नीतीश कुमार ने यह ऐलान कर दिया था कि 2025 का चुनाव हम तेजस्वी यादव की नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन उस समय जो लोग पत्रकार साथी, जो लोग वहाँ मौजूद थे, उनका कहना था कि नीतीश कुमार के इस बयान का तेजस्वी पर कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ। तेजस्वी यादव थोड़े से कूल कूल नज़र आए और थोड़े से नॉर्मल से नज़र आए और कुछ उनके चेहरे पर निराशा का भाव था कि आखिरकार ये नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों कहा। हो सकता है कि दोनों के बीच, लालू प्रसाद यादव के बीच एक डील हो चुकी हो पहले से ही कि आने वाले समय में आपको चीफ मिनिस्टर बनाना है तेजस्वी को और हम आपको प्रधानमंत्री बनवाने में पूरी पूरी हेल्प करेंगे केंद्र में। ये बात हो चुकी होगी। अब चूंकि लालू प्रसाद यादव तो बहुत अस्वस्थ हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, सिंगापुर में है, पता नहीं कितने महीनों के बाद लौटेंगे। लेकिन यहाँ तो राजनीति चरम पर है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तेजस्वी यादव बेचैन हैं चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। तेजस्वी यादव के जो सपोर्टर्स हैं वो खुलेआम कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। कुढ़नी विधानसभा सीट का जो अभी उपचुनाव हुआ, जिसमें जेडीयू के प्रत्याशी कुशवाहा को हराया केदार गुप्ता ने बीजेपी के, उस नतीजे के बाद से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। आरजेडी के जो वहाँ से विधायक थे अनिल सहनी, जिनके खाली करने के बाद ये सीट उपचुनाव में जा रही थी, उन लोगों का भी कहना था, सहनी का साफ बयान आया कि नीतीश कुमार ने हमें हरवाई है ये सीट, और अगर हम आरजेडी के किसी प्रत्याशी को यहाँ से उतारे होता हमने तो शायद ये सीट हम जीत लेते। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा नहीं, मैं तो जेडीयू की सीट लूँगा इसको, और उन्होंने जबरन अपना प्रत्याशी उतारा और इस चुनाव में हार बैठे। हालांकि इस बारे में तेजस्वी यादव जब सिंगापुर से लौटे तो उन्होंने कुछ ज़्यादा बातें नहीं कही और उन्होंने ये कहा कि भाई मैं तो
अपने पार्टी के नेताओं से बात करने के बाद ही कुछ बता सकता हूँ इस बारे में कि क्या ओपिनियन सबकी बन रही है। और उन्होंने पता नहीं अब तक बात की है या नहीं, लेकिन मन ही मन उनके मन में ये भाव तो आ ही रहा है कि साहब मुझसे वायदा हुआ था कि मुझे अभी आप चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और उसके बाद खुद नेशनल पॉलिटिक्स में चले जाएंगे, 2024 की तैयारी करेंगे और फिर 25 मेरे नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब नीतीश कुमार ने कह दिया है कि 3 साल बाद हम आपको बनाएंगे। और अब समझ लीजिए कि 2025 में तो 3 साल ही हैं और बिहार के चुनाव तो नवंबर दिसंबर में होंगे 2025 में। तो ऐसी स्थिति में वो कैसे अपने आप को बचा कर रख सकते हैं, कैसे अपनी भावनाओं को दबा सकते हैं तेजस्वी यादव। देखिए इसमें एक और भी फैक्ट है। इसमें कुछ लोगों का कहना है कि एंटी डिफेक्शन बिल होता है जो दल बदल कानून, उस तरह का भी कुछ बाधा आ सकती है। लेकिन चर्चाएं ये भी हैं कि अब ये प्लान बन रहा है कि जेडीयू के सारे विधायकों को आरजेडी में मर्ज कर दिया जाए, यानी कि आरजेडी और जेडीयू मिलकर एक नई पार्टी बना लें। और 243 की जो विधानसभा है बिहार की, उसमें से इनकी स्ट्रेंथ हो जाएगी 125 के आसपास। और इस पर ये जाहिर जो मर्जर होता है इस तरह का, इसमें दल बदल कानून वाला कुछ मतलब उठता ही नहीं। दूसरी ओर बीजेपी के नेताओं ने, खासतौर से सुशील मोदी वगैरह ने, ये कहना शुरू कर दिया है कि नीतीश कुमार को अब दोबारा से मैंडेट लेना चाहिए, नीतीश कुमार को फिर से लोगों के बीच जाना चाहिए और फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए। क्योंकि बीजेपी का यह मानना है कि नीतीश कुमार जो अब सीएम बने हुए हैं, उनकी 40-42 जितनी भी सीटें आई थी वो सारी की सारी बीजेपी की मेहरबानी से आई थी, क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन था। उन्होंने कहा कि आप आरजेडी के साथ हैं, अब जाइए आरजेडी के साथ, और आरजेडी के साथ जाकर आप फिर से एक फ्रेश मैंडेट लीजिए और लोगों से बहुमत हासिल करने के बाद अपनी सरकार बनाइए। दूसरी ओर बीजेपी को एक बहुत बड़ा सेंस आ गया है। अभी इस समय जो रूल कर रहा है बिहार में वो 7 दलों का, छोटे मोटे दल हैं जिसमें सारे मिलाकर, उन सब 7 दलों का एक महागठबंधन है। और इसके बावजूद भी बीजेपी ने 2 उपचुनाव अभी हाल ही में जीते हैं, गोपालगंज का और कुर्नी सीट का। और बीजेपी का कॉन्फिडेंस दूसरे लेवल पर पहुंच गया है। बीजेपी का मानना है कि हमारा एक ही टारगेट है कि हमें अकेले इस राज्य में अपनी पहचान बनानी है, और उसकी तरफ वो अग्रसर हो चुके हैं। ये प्रयोग उन्होंने पहले महाराष्ट्र में किया, शिवसेना से पीछा छुड़वाया, और उसके बाद उन्होंने अकाली दल से पीछा छुड़वाया वहाँ पर पंजाब में। और इस तरीके से बीजेपी का जो प्रयोग है वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है। तो बीजेपी ये चाह रही है कि हम सीधे के सीधे मुकाबला करें लालू प्रसाद यादव की पार्टी से। और अगर जेडीयू का मर्जर हो जाता है आरजेडी में, तो आप समझिए कि जेडीयू के अंदर भी बहुत अनइजीनेस है। बहुत से नेता ऐसे हैं जो इस बात से ही घबरा गए हैं और उनकी प्लानिंग है कि हम जेडीयू छोड़कर आ जाएंगे बीजेपी में शामिल होने के लिए ये लोग तैयार बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से बीजेपी के प्लस पॉइंट्स बन जाते हैं। दूसरी ओर अभी जो कुर्नी का उपचुनाव हुआ, इसमें यह भी एक बात सामने आई है कि जो अति पिछड़ा वर्ग है, कुर्मी है, ये जो नीतीश कुमार का ठोस वोट बैंक माने जाते हैं, इसमें से भी 40% वोट बीजेपी को मिले हैं। और बीजेपी को ये बहुत बड़ा सेंस हो रहा है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उनसे छिटक रहा है और वो बीजेपी की तरफ आ रहा है। तो इसी वजह से बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और वो चाहते हैं कि सीधे वन ऑन वन हो जाए, यानी कि एक तरफ लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, एक तरफ हमारी पार्टी हो। इसमें बीजेपी को क्या फ़ायदा होता है? इसमें बीजेपी को ये भी फ़ायदा होता है कि वो ध्रुवीकरण आसानी से कर सकती है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर मुस्लिमों की पार्टी होने का ठप्पा लगा हुआ है, उसी तरीके से बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर मुस्लिमों की पार्टी का ठप्पा लगा हुआ है। और इसमें हिंदू मुस्लिम मतों का जो पोलराइजेशन होता है वो बीजेपी के समर्थन में होता है। तो बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि जेडीयू अगर अस्तित्व में रहती है तो एक तीसरा ऐसा एक न्यूट्रल पार्ट बचा रहता है, जिसकी वजह से कुछ सीटों पर मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं, मुस्लिम वोटों का मत विभाजन नहीं हो पाता और नीतीश कुमार की वजह से थोड़ा सा माहौल अलग तरह का बना रहता है। लेकिन जब नीतीश कुमार राजनीति से डिसअपियर हो जाएंगे, 2024 के लिए लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे, प्रधानमंत्री बनने के अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, तो उनके लिए बीजेपी के लिए मैदान खुला हो जाएगा और उसके लिए आसान हो जाएगा अपनी परिस्थितियों में चलना। हालांकि नीतीश कुमार का मैं स्टेटमेंट देख रहा था और नीतीश कुमार ने कल इस बात को बिल्कुल खारिज कर दिया। उन्होंने कल विधायक दल की बैठक ली जेडीयू की और उसमें साफ कहा कि जेडीयू
और आरजेडी में विलय की कोई बात नहीं हो रही है। और जेडीयू किसी भी दल से कमज़ोर नहीं है, हमारी अलग पहचान है। वैसे 2024 के आम चुनाव में संपूर्ण विपक्ष को एकजुट को लेकर एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए वो काम करते रहेंगे। नीतीश कुमार ने एक बात और भी कही कि 2014-15 में जेडीयू और आरजेडी को एक साथ लाने की कोशिश की गई थी, पर वे सफल नहीं हो सकी थी। और वर्तमान में इस तरह की तो कोई बात है ही नहीं। ये चर्चा लगातार चल रही है कि दोनों मिल जाएंगे और एक साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो इन परिस्थितियों में बहुत सारी चीज़ें चल रही है दोस्तों। और ये भी चर्चा थी कि जिस दिन महागठबंधन की बैठक हुई, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई। दोनों जहाँ बैठे हुए थे उनके बीच में कुर्सी खाली थी, एक इस किनारे पे बैठा था, एक इस किनारे पे बैठा था, और दोनों का आई कांटेक्ट भी ठीक नहीं था। दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू संसदीय बोर्ड के प्रमुख हैं, जो नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने भी कहा है कि कोई चर्चा नहीं है विलय की, और अगर जेडीयू ने विलय किया तो ये जेडीयू के लिए आत्महत्या के समान होगा। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव की डील हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव की डील ये हुई है कि आप मेरे जो बेटा है उसको आप चीफ मिनिस्टर बनवाइए और हम आपको केंद्र में प्रधानमंत्री बनवाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। तो मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में ये तो बात तय है कि भले ही दोनों का मर्जर ना हो, लेकिन अब बड़े भाई की भूमिका में एक बार फिर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आती हुई नजर आ रही है। और नीतीश कुमार जिस तरह से उपचुनाव में अभी झटका खा बैठे हैं, नीतीश कुमार की स्थिति कमजोर है, उन्हें झुकना पड़ रहा है और उन्हें झुककर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बिहार की राजनीति पर आगे भी चर्चा करेंगे। योगेश जैन जी नए मेंबर बने हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं। और नवीन अग्रवाल जी का कमेंट बड़ा अच्छा आ रहा है, कह रहे हैं कि हर्ष जी काफ़ी दिनों बाद आपकी एक ही दिन में 4 वीडियो और शॉर्ट्स देखने को मिले, थैंक यू, वी लव योर वीडियोस, थैंक यू ब्रदर। और देखिए मेरी तो कोशिश रहती है कि जिस दिन ज़्यादा डेवलपमेंट्स होते हैं मेरे तीनों ही चैनल्स पर आपको अलग अलग वीडियो निश्चित रूप से मिलेंगे। और मेरी कोशिश है कि ऑन डिमांड वीडियो बनाया जाए, और ख़ास तौर से जो मेरा दर्शक वर्ग है उसके अनुरूप मैं अपने वीडियो प्लान करता हूँ। और यही मेरे तीनों चैनल्स की जो मेरा नेटवर्क है उसकी स्ट्रेंथ है। मेरी खास बात है और भी है, अपनी मुंह से तारीफ कर रहा हूँ दोस्तों। मेरे 3 चैनल हैं, उन तीनों ही चैनल्स में आपको किसी भी चैनल पर वीडियो रिपीट नहीं मिलेगा। हर्ष कुमार जो ये चैनल है इस पर अलग वीडियो मिलेंगे, अलग तरह के। जो मेरा नेशनल चैनल है हर्ष की बात लाइव, उस पर आपको अलग वीडियो मिलेंगे। ग्लोबल हर्ष, उस पर आपको बॉलीवुड, क्रिकेट और दूसरे सोशल मीडिया से जुड़े हुए वीडियो मिलेंगे। तो मैं रिपीटिशन में बिलीव नहीं करता, मेहनत में बिलीव करता हूँ। और इस मेहनत को करने के लिए मुझे प्रेरणा मेरे दर्शक देते हैं, आप देते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं हर तरीके से। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट नाउ। और अपने दोस्तों को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई हर्ष जी का चैनल बड़ा अच्छा है, उसे देखा करो। व्हाट्सएप के माध्यम से उनको लिंक्स शेयर कीजिए, आपको मज़ा आने वाला है।